ओके, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? गुड। यस सर। तो जरा अपना कैमरा ऑन कर लो। तो मैं ये बता रहा था, ओके, ओके। तो मैं कह रहा था, हम उसका रिवाइज कर रहे थे थोड़ा, ये लिविंग इंटीग्रेबिलिटी का, और मैं ये कह रहा था ओके, अरे क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस सेट ऑफ फंक्शंस की, LP AP, it is equal to all collection of functions from AP to R such that, पहले इनको एडमिट करते हैं, such that F is measurable and mod F raised to T where P is positive is Lebesgue integral. तो अभी तक मैंने more or less बताया that it does form a vector space. तो मैंने बताया इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन तो है ही, कंटेंट रहते हैं, बाकी सब प्रॉपर्टीज तो ऑटोमेटिकली दे वुड कम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स, जैसे एसोसिएटिविटी, ऑल दोस प्रॉपर्टीज जो भी है ना, एडिशन में जो एडिटिव ग्रुप होना, वो तो है ही, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली जो रेंज है fx gx जो है वो रियल नंबर्स में है, तो बाकी प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर स्पेसेस की वो आ ही जाएंगी. तो once we are clear that alpha f belongs to LP AP for all alpha belonging to R and F belonging to LP, and sub P mu and F plus G, जो कि अभी थोड़ा हमने वो किया था, belongs to LP AP for all FG belonging to LP. बाकी properties आ ही जाएंगी because they would come from the properties of the real number, same properties of the real number. Basically ये दो था. Next is, so LP is indeed a vector space. So we can also define now, since we can talk about this thing meaningfully. हाँ, तो usually मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा क्योंकि I want to distinguish it from, मतलब ऐसे भी लिखते हैं, no issue, A B F D mu, लेकिन ये नोटेशन जो है ना कि F नीचे लिखना B ऊपर लिखना, it is used generally for Riemann integral. और चूंकि हम लिविंग इंटीग्रेबल की बात करते हैं तो I prefer this notation कि सेट यहाँ पे होना चाहिए नीचे, कि हम इस सेट पे लिविंग इंटीग्रेट कर रहे हैं. So this is something meaningful because F is Lebesgue integrable. So what I do, I define norm F to be, इसको मैं छोटा सा p यहाँ लिखता हूँ, to be the pth root of this thing. लेकिन यहाँ पे मैं लेता हूँ p is greater than or equal to 1. देखो ये जो ऊपर था ना वेक्टर स्पेस, it is true for all p positive, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए मुझे चाहिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो नॉर्म के लिए है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट p being greater than equal to 1. Therefore जब मैं लेता हूँ p greater than equal to 1, then LP
AB, so this defines a norm, becomes a normal linear space. Normed linear space. अब इसमें थोड़ा सा कैच ये है, तो नॉर्म की प्रॉपर्टीज इफ आई टेल यू, और शुड फर्स्ट यू हैव डन मिनकॉस की इनइक्वालिटी की है तुमने इसमें लेबिक इंटीग्रल्स में? हेलो, एनीबॉडी होम? नो सर, नहीं की है इसकी मिनकॉस की इनइक्वालिटी? जो आपने पढ़ाई थी वो तो समेशन, वो तो इंटीग्रल्स में हमने की थी। नहीं, एक तो हुआ ना वो, देखो मैं पहले सर इंटीग्रल में भी वैसे ही आएगा ना? बिल्कुल वैसे ही आएगा, है ना? थोड़ा सा हमें यस सर। थोड़ा सा हमें ये इंश्योर करना है जो इंटीग्रल्स हैं वो वेल डिफाइंड, क्योंकि वहां पे जिस तरह से हमें इंश्योर करना है वो जो सम है वो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे ये करना है इंश्योर कि वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो एनीवेज मिनकॉस की इनइक्वालिटी इज लाइक दिस, f प्लस g, जो पीथ नॉर्म है जो ना इस तरह से डिफाइंड है, यानी उसका मतलब होगा होल पावर 1/p। हाँ बिल्कुल, यानी ये ऐसे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मैं ये इंटीग्रल ऐसे लेता हूँ, यूजुअली हम अगर सेट क्लियर हो ना, तो अगर मैं पहले ही बता दूं मेरा सेट जो है जहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो AP है, तो फिर हम लिखते नहीं यहाँ पे, मतलब इट्स अंडरस्टूड हम किस सेट पे कर, यानी इसलिए मैं भी वही करूंगा। FG रेज टू पावर P d mu होल रेज पावर 1/p इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल f, पहले तो हमने कहा कि ये पावर p इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, वो हमने अभी डिस्कस किया, ये ना जो अंदर बैठा है, और ये भी डिस्कस, ये तो है ही बाय आवर डेफिनेशन, और ये डी म्यू भी कभी कभी हटा देते हैं क्योंकि हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये किया है तुमने? यस सर किया है। दिस वुड बी आवर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मैंने बोला इसमें थोड़ा सा, एक तो ये है, और वो तो ऑब्वियस है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अल्फा p, because this would be integral alpha f p d mu, that would be integral modulus of alpha p f, needless to say this would be modulus of alpha। एक्चुअली जो है ना, ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, बट इट इज अंडरस्टूड। मेरे कहने का मतलब है, प्रॉपरली अगर मुझे इसको पूरा लिखना है ना, तो इस तरह से होना चाहिए, इंटीग्रल ओवर दिस सेट f of t, है ना, इस पर, बिकॉज इट हैज टू बी अ रियल नंबर, देन आई इंटीग्रेट लाइक दिस, मतलब इस तरह से इसको प्रॉपरली पूरा लिखना चाहिए। लेकिन चूंकि यूजुअली कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टूड होता है, हम ये चीजें थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं, राइट? तो अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो कभी कभी हम ये डी म्यू लिखना भी छोड़ देते हैं, हम सीधे लिखते हैं इंटीग्रल f, मतलब होता है ये सारा। एनीवेज, तो ये तो हो गई दो प्रॉपर्टीज, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि norm of f is equal to 0 if and only if f is the zero function। यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम मानते हैं f is 0 के बजाय ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये चेंज है जो यूजुअल नॉर्मल स्पेस में हम करते हैं। अब यहाँ पे हम चेंज ये कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है इन द अंडरलाइंग थ्योरी, कि हम मानते हैं, हम बजाय एक फंक्शन के हम लेते हैं क्लास ऑफ फंक्शंस। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, f is a class of functions such that all g belonging to LP, जो भी है अपना LP, such that f is equal to GEE, यानी इसमें हम हमारे जो वेक्टर्स हैं they are a collection of functions rather than a single function, तभी जाके ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्योंकि ऑफ कोर्स वन वे तो इजी है, अगर f 0 होगा तो उसका इंटीग्रल भी 0 होगा, यानी नॉर्म ऑफ fp 0 होगा। लेकिन अगर इंटीग्रल 0 हो, लेबिक इंटीग्रल किसी चीज का,
तो उससे सिर्फ हमें मिलता है f must be 0 almost everywhere. उसका मतलब नहीं है कि f 0 मतलब f is 0 everywhere. So मतलब ये हमारा थोड़ा सा इसमें डाइवर्जन है, राइट? ये डाइवर्जन है टू मेक इट इनटू ए नॉर्मल लीनियर स्पेस. सो ये नॉर्मल लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज हो गई. हाँ, थोड़ा सा हम करेंगे एक चीज, चलो जस्ट टू गेट सम प्रैक्टिस, और दैट इज आवर होल्डर्स इनइक्वालिटी. ओके, शुड वी डू इट और नॉट? चलो एक लेमा करते हैं जस्ट टू रिमाइंड, उसका रिवीजन हो जाएगा. नाउ अगर वैसे तुमने किया होगा कहीं पे, if 0 is less than lambda is less than 1, then क्योंकि मैं इसमें कुछ छोटा सा एक रिजल्ट करेंगे जो अच्छा है, b lambda into sorry a raised power lambda into p raised power 1 minus lambda is always less than equal to lambda times a plus 1 minus lambda times b for all a b greater than equal to 0 for all non-negative numbers a. तो इसका प्रूफ बड़ा अच्छा है. तो पहले तो ये कि if a is 0 or b is 0, there is nothing to prove, or there is nothing to prove. अगर दोनों में से एक भी 0 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और ये नॉन नेगेटिव है, so that would mean there is nothing to prove. So let a be positive हो और b be positive, and consider f, ये हमने किया है शायद, or from the non-negative real numbers to the set of real numbers defined by f of x is equal to 1 minus lambda plus lambda x minus x raised to power lambda. And if you differentiate it, what do you get? You will get lambda minus lambda into x raised power lambda minus 1. That would be lambda into 1 minus x lambda minus 1. And remember that, what do you remember that? So इसका मतलब 0 is the only critical point. So 0 is the only critical point. Only critical point. अब वो मैक्सिमम हो सकता है या कुछ और. So 0 अगर only critical point है इसका, and how about f double dash at x? It will be minus lambda into lambda minus 1 into x raised power lambda minus 2. ये होगा ना? Right. Now look at this. X is positive and x is non-negative हमारी domain. Okay, how about this? Is this positive or negative? ये जो यहाँ पे है, ये तो positive है ही. X raised power lambda raised power 1 because x is positive. How about this minus lambda? Now lambda क्या है? Lambda lies between 0 and 1. So lambda minus 1 is negative. And lambda is positive because lambda is smaller than 1. So this whole thing should be negative. Okay, positive. I think it should be positive. No. ठीक है. अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? Now this is the only critical point. नहीं 0 नहीं, 1 is the only critical point. तुम भी क्या, मैं कुछ भी कहूँ तो मान लोगे. Critical point होता है जब यहाँ पे 0 होगा. ये कब 0 होगा? When x is 1. Because it would be 1 minus 1 is 0. तो वही मैं सोच रहा था. What would be f double dash at 1? It would be just minus lambda into lambda minus 1. So this is negative, this is negative, so this is positive. So इसका मतलब 1 is the minimum, है ना? 1 is the minimum of f over the whole range, क्योंकि एक ही critical point, and which means that f of 1 जो है would be less than equal to f of x for all x belonging to 0 infinity, for all non-negative x's. But f of 1 जो होगा वो 0 है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ, it would be 1 minus lambda plus lambda minus 1. So it implies that
f of x जो है greater than equal to f of 1 है जो कि 0 है for all x belonging to, so it is true for all negative non-negative real numbers. So I can choose, अब कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट होगा. So I've got 1 minus lambda plus lambda x minus x raised to power lambda is greater than equal to 0 for all x belonging to non-negative real numbers. So taking lambda equal to, sorry, x equal to a by b, we get, मतलब straightforward है, तुम्हें मिलेगा वो inequality, तुम्हें मिलेगी ये inequality what जो मैं चाहता था. What was that? Lambda times a, lambda a क्या था? A raised power lambda b raised power 1 minus lambda is less than equal to lambda times a into 1 minus lambda times b. It's a very important inequality, but easy to actually do. अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम होल्डर्स इनइक्वालिटी करें, क्योंकि इससे हम एक और छोटा सा रिजल्ट करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम वो लेबिग इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लोगे, मतलब ना उसका रिवीजन कर लोगे. सो लेट 1 be less than p be less than infinity and q also be less than infinity such that 1 by p plus 1 by q is equal to 1. Then if f belongs to lp, जो भी अपना सेट हो, मेजर हो, and g also belongs to lq mu, where they could be different. Only condition is the sum of their reciprocals is equal to 1, and we say they are conjugate indices. When this condition is true, then इनका जो product है fg belongs to l1 mu, और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, जब मैं कह रहा हूँ f belongs to lp mu, it means that f is measurable, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, and mod f raised to power p is integrable, Lebesgue integrable. Okay, once I'm done there, so इसको प्रूव करते हैं और साथ में ये होल्डर्स इनइक्वालिटी, यानी इंटीग्रल fg d mu is less than equal to the integral mod f raised power p d mu whole raised power 1 by p into integral g raised power q d mu whole raised power 1 by q. So this is holders inequality. So इसमें कुछ नहीं करना, जो हमने प्रीवियस लेमा किया ना, प्रूफ अगर मैं दूं, take lambda equal to 1 by p because lambda has to be a number between 0 and 1. Since it is p is greater than 1, so 1 by p is less than 1, you know, and bigger than 0 because p is bigger than 1, therefore bigger than 0, so 1 by p is also bigger than 0. So अगर मैं lambda को ले सकता हूं मैं ये, और अगर मैं a को लूं mod of fx divided by norm of f pth, उसका pth पावर यानी raised to power p है यहाँ पे, और b को लूं मैं mod of gx divided by norm of g, qth norm जो इसका norm है, मतलब ये नंबर whole raised to power q. तो अगर मैं ये लेता हूँ, then by this जो हमने यहाँ किया था, because if lambda is equal to 1 by p, that means 1 by q जो है वो होगा 1 minus lambda. तो substituting in जो हमने अभी किया ऊपर, जिसको मैं अभी राउंड घुमा रहा हूँ, a lambda b raised power 1 minus lambda, ठीक है ना, उससे हमें मिलेगा fx into gx whole divided by norm of f p का pth power and norm g का जो qth norm है उसका qth power would be less than equal to 1 by p into fx raised to power, मैंने यहाँ मॉडुलस होना चाहिए, आई थिंक यस, ये तो a b है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे, raised to power p वही है, डिवाइड बाय norm f
p का p to power plus 1 by q into gx raised to power q divided by norm g q to norm का q to power. So this is what I get. So again, using this is non-negative now, this is less than equal to this. Now, since f and g are measurable, their product is measurable, their modulus is measurable. So this is a measurable function, and it is sandwiched between two Lebesgue integrable functions, because this is a Lebesgue integrable function, this is a Lebesgue integrable function. So ये जो mod f gx का ये जो mod है, ये Lebesgue integrable है, और अगर इसका Lebesgue integrable है, then उसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ fg का mod जो है is Lebesgue integrable. रीजन वही है जो मैंने उससे पहले दिया था, that is a function sandwiched between, वैसे मैं अपनी यूज लैंग्वेज कर रहा हूँ, sandwiched between a measurable function. A measurable function sandwiched between two Lebesgue integrable functions is Lebesgue integrable. So this is Lebesgue integrable. और फर्दर मोड तो ऑब्वियस है, जो मैं तुम पे छोड़ता हूँ. यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जब यहाँ पे मैं होल्डर्स इनइक्वालिटी करूंगा तो आई हैव टू इंश्योर दैट, व्हाट डू आई हैव टू इंश्योर, दैट द इंटीग्रल्स एग्जिस्ट. उसके लिए कुछ रीजन होना चाहिए. तो अदरवाइज तुमने तो ये मतलब ये करना इजी है फिर, एंड होम असाइनमेंट मेरे कहने का मतलब है. और होल्डर्स इनइक्वालिटी की मदद से ही ये भी तुम्हारा होम असाइनमेंट. सीधा वो एलिप्रेंटिस का देख लेना, उसमें है होल्डर्स इनइक्वालिटी से हमें मिलती है मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, राइट. और ऑफ कोर्स व्हिच इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर एलपी म्यू, या जो भी अंडर द कॉन्टेक्स्ट हो, या तुम उसको कह लो एलपी एबी, डजंट मैटर रियली. इट डिपेंड्स कि आपको पहले से ही अगर सेट के बारे में पता है या मेजर के बारे में पता है, मतलब व्हाट इज रेलेवेंट, मोर रेलेवेंट अंडर अ सर्टेन थ्योरम, उसी को हम यहाँ मेंशन करते हैं, और कभी नहीं भी करते, क्योंकि सो दैट वाज जहां तक मैं इसको पहुंचाना चाहता था. इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है, सो हम कर ही रहे हैं तो वो भी कर ही देते हैं. ओके, एक्चुअली रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लंबा है. ओके, वो हम बाद में करेंगे इसकी कंप्लीटनेस. अभी तक हमने प्रूव किया ना ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है. वी आर गोइंग टू शो दैट इट्स अ बानाक स्पेस. तो दैट वुड बी ए थ्योरम. उसके लिए हमें वो कन्वर्जेंस थ्योरम चाहिए. क्या होता है कन्वर्जेंस में? कन्वर्जेंस थ्योरम में ये है ना, हाँ चलो हम ये छोटा सा रिजल्ट करते हैं जस्ट टू गेट स्टार्टेड. वो ये है which is interesting. So okay, so next page पे करते हैं. So थ्योरम की तरह इसको करते हैं, हालांकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है. Let x along with some sigma algebra and a mu measure defined on it be a finite measure space. Measure space means we have a measure, we have a collection of measurable sets inside x. ये सबसेट्स इसके हैं जो मेजरेबल है या मेजरेबल नहीं है. नहीं, हमारे पास एक क्राइटेरिया है टू हैव अ कलेक्शन. और फाइनाइट का मतलब है जो पूरी स्पेस का आउटर मेजर है वो लेस देन इन्फिनिटी है. मतलब फाइनाइट का मतलब ये होता है, वैसे तुमने किया होगा. एंड assume that 1 is less than equal to p is less than q is less than equal to infinity. Okay, then LQ mu ये जो है it is a subspace of LP mu. अगर QP से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ जैसे 1 2 से छोटा है, कहने का मतलब L2 जो है
L2 mu would be contained in L1 mu, and L3 mu would be contained in L2 mu, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, इससे रिवर्स हो जाता है। Unlike the small LP, जो p to power summable sequences है, उसमें उल्टा होता है। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज दिक्कत है कि मैं कह रहा हूँ Q infinity भी हो सकता है। So I might have to define here what do I mean by L infinity, और इसको मैं आगे भी लिखूंगा। L infinity is defined as essentially bounded functions। अब ये सेट हो सकता है, चलो मैं L infinity mu लिख देता हूँ, उसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन मैंने कहीं लिखी है, बट I want to give it a proper definition, बट इसको हम कहते हैं essentially bounded functions। तो कहने का मतलब ये, सो अब सेट पे डिपेंड करेगा, चलो मैं ए बी लेता हूँ, f from a b, now a b could be any measurable space, a measured space। चलो यहाँ मैंने x लिखा है, तो यहाँ x लिखेंगे क्योंकि ये मोर जनरल रिजल्ट है, तो फिर x की जगह तुम a b डाल सकते हो, such that f what should I say, f of t is less than equal to some k for k positive for all t belonging to x, sorry x लिख लो यार, x लिखा ना बड़ा x, for all x except possibly for a set of measure 0। अब मैंने इसको इस तरह से, ये भी करेक्ट डेफिनेशन है, यानी ये बाउंडेड है, अगर ये कहीं पे अनबाउंडेड है भी, तो वो जो पॉइंट्स का जो सेट है वो मेजर 0 का है, इसको हम बोलते हैं इसेंशियली बाउंडेड फंक्शंस। सो एल इन्फिनिटी का मतलब है इसेंशियली बाउंडेड फंक्शंस, यानी ऐसी फंक्शंस व्हिच आर बाउंडेड। हाँ, f is measurable के साथ में, f has to be a measurable function, so f is measurable and it is bounded except possibly for a set of measure 0, यानी जहाँ पे ये unbounded हो, जहाँ पे ये infinite हो रहा हो, वो set जो है that would be of measure 0। So once I defined L infinity mu, I can just go on to prove this proof। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो L infinity है ये हर एक में contain होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लास्ट पे आएगा ना इधर, L infinity should be contained inside for each p। तो proof पहले यही करते हैं। Now L infinity mu is contained in LP mu for each p greater than equal to 1। So now that's rather obvious, because a bounded measurable function is integrable, because that's true is true, because it means it is bounded function, AE bounded। So a bounded function that is measurable is Lebesgue integrable। तो अगर f Lebesgue integrable है, तो चलो मैं ऐसे ही कहता हूँ, since it's true because पहले मैंने इसको डिफाइन किया, because a bounded, सीधे मैं लिखता हूँ, because a bounded measurable function is Lebesgue integrable, and of course modulus of f raised to p is a bounded measurable function। If f belongs to L infinity, ठीक है। So ये तो सीधा था, bounded measurable function is integrable। Now let us take the infinity thus। So now I have 1 less than equal to p, 1 less than equal to p less than q, p less than infinity। तो infinity को मैंने हटा दिया। So and let r be equal to q by p।
अब Q बड़ा है, P छोटा है, so this should be bigger than 1. And we choose S. Now R को मैंने लिया Q by P, which is greater than 1, and we choose S, इसका conjugate index, we choose S such that 1 by R plus 1 by S is equal to 1. And now I can use that Holder's inequality. Okay? Now if F belongs to LQ mu, right? And clearly, and then clearly, and then mod of F raised to P belongs to LR mu. Since the constant function, यहाँ मैं लिख देता हूँ, since the constant function 1 belongs to LS mu, तो मैं अभी इसको थोड़ा क्लियर करूंगा. L sub S mu. Constant function का मतलब ये है कि 1 of x is equal to 1 for all x belonging to x, which means that it is bounded, integrable, measurable, everything. It's a constant after all. So this belongs to LS mu, and this belongs to LP mu. It means F raised to power P into 1 belongs to L1 mu by Holder's inequality. By Holder's inequality. तो ये मैं यूज करना चाहता था यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे जरा सा ये क्लियर कर देते हैं. F raised power P, अगर F बिलोंग करता है LQ mu में, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब F raised to power Q जो है is Lebesgue integrable and measurable, जो भी है वो F is measurable, वो तो है ही. तो but F raised to power P whole raised to power R is the same thing as mod of raised to power P. R है Q by P, so it is Q by P is equal to mod of F raised to power Q is integrable, है ना? अब अगर ये इंटीग्रेबल है, इसका अर्थ पावर, उसका मतलब mod F raised to power P belongs to LR mu. तो मैंने यहाँ पे यूज किया इसको, तो फिर हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज की. तो अगर ये R में है, ये S में है, और they are conjugate indices by our definition, then mod of F belongs to L1 mu, which means that F belongs to LP mu. तो इसको ठीक से देख लेना, मतलब go for the revision, ज्यादा कुछ नहीं, and the proof is complete. Easy था. हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब मैं कह रहा हूँ ना ये 1x, जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 1x जो है ये 1 of x, the one function that's 1 everywhere belongs to LS mu. मैं एक चीज बताना, तो मैं ये कह रहा हूँ इंटीग्रल 1x d mu raised to power, of course उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, s is, मतलब this exists, but this is nothing but actually integral 1, क्योंकि हर जगह 1 है, d mu which is actually equal to mu of x, and ये तभी exist करेगा when this is less than infinity. और इसीलिए मैंने कहा था it has to be a finite measure space theorem में, तो finite measure space यहाँ पे यूज होगा. ओके, तो कहने का मतलब L infinity is contained in so on and so forth, is contained in L2, is contained in L1, मतलब ये है इसकी order, a proper subspace type of thing. But provided, इसके लिए हमने ये किया कि the measure of the whole of space is not infinity. Okay, मतलब जिस सेट पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, x जो है, मतलब इट वुड बी, चूंकि मैं assume कर रहा हूँ मैं x जो है यहाँ पे सेट, तो
जिस सेट पे हम 1 को करेंगे तो इट वुड बी जस्ट अ मेजर ऑफ दैट सेट, इंटीग्रल ऑफ 1. सो दैट्स बाय डेफिनेशन. ऐसा कुछ है. हाँ, इसका एक और भी है कि जो मैंने कहा था, जो मैं तुम्हें होम असाइनमेंट देता हूँ, इफ 1 is less than p is less than, इसका उल्टा होता है small subspaces, then small lp is contained in small lq, actually properly contained. तो ये तुम करोगे, छोटा सा है रिजल्ट. ओके, इसके बाद कल हम करेंगे LP is a Banach space and LP mu is complete. Normal linear space हम कर चुके हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस. So let us end it here. I hope तुम उसको देखोगे, एक तो लिविंग इंटीग्रेशन का थोड़ा रिवीजन करोगे और एलिप्रेंटिस को भी देखोगे, जहां से मैंने पढ़ाऊंगा तो उसको भी जरा ठीक से देखोगे. So खुदा हाफिज, let me end it here.